रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। जब हम किसी वाक्य का अंग्रेजी में निर्माण करते हैं या वाक्य को अंग्रेजी में हम सही करते हैं, तो किस शब्द को किस स्थान पर और किससे पहले किसके बाद लिखना है, यह इस रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस के अंतर्गत आता है। पहले समझो सेंटेंस क्या है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज पुट in the correct order according to the rules of grammar is called a sentence। यानी जो सेंटेंस होता है, जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज पुट in order, in correct order, in correct order according to the rules of grammar। is called a sentence। इसकी परिभाषा क्या है सेंटेंस की? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह जो व्याकरण के नियमों के अनुसार उचित क्रम में लिखा जाता है, रखा जाता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे अगर इस वाक्य को, शब्दों को, समूह को अगर सही न लिखा जाए तो वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे बॉय राइटिंग ऐसे, ब्रदर माई इज दैट थिन एन फुल स्टॉप। अब ये जो शब्द समूह है, बॉय राइटिंग ऐसे, ब्रदर माई इज दैट थिन एन, ये जो शब्द समूह है, ये शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि इन शब्द समूहों को किसके अनुसार? व्याकरण के नियम के अनुसार सही क्रम से लिखा नहीं गया है। अब इसको जब हम व्याकरण के नियम के अनुसार क्रम से लिखेंगे तो ये शब्द समूह वाक्य बन जाएगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है। इट मीन्स द सेंटेंस शुड बी इन असर्टिव और इंपरेटिव फॉर्म। देयर इज हेल्पिंग वर्ब इज, और इज के साथ मेन वर्ब किस फॉर्म में आती है? आईएनजी फॉर्म में। अगर हम इज के साथ इस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म को हम मेन वर्ब मान लें तो अर्थ हो जाता है लिख रहा है। तो कौन लिख रहा है? इस क्रिया में हम लगाएंगे कौन। कौन लिख रहा है? तो आपको दो शब्द मिलेंगे, बॉय मिलेगा और मिलेगा ब्रदर। अगर हम ब्रदर को हम मान ले सब्जेक्ट, हेडवर्ड मान ले, तो भाई लिख रहा है। कैसा भाई लिख रहा है? थिन। थिन भाई तो काम नहीं चलेगा, तो क्या कहेंगे? माई ब्रदर। माई ब्रदर इज राइटिंग एन ऐसे, तो ये भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ये बॉय जो नाउन है ये छूट जाएगा। इसका मतलब ये जो ब्रदर है, ये ब्रदर हेडवर्ड का या सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। अब कहेंगे कौन लिख रहा है, तो इसमें हम बॉय को नाउन मानेंगे, यानी हेडवर्ड मानेंगे, मुख्य शब्द मानेंगे। तो लड़का कैसा है, तो लड़का जब कहेंगे कैसा है तो क्या मिलेगा? थिन, दुबला लड़का। अब इस थिन बॉय में हम लगा देंगे कौन सा दुबला लड़का, तो क्या मिलेगा? दैट, दैट थिन बॉय। अब दैट थिन बॉय को हम सबसे पहले किस रूप में लिख देंगे? सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। दैट
थिन बॉय। अगर इसके बाद हम इज के साथ आईएनजी फॉर्म की क्रिया लगा दें जो सब्जेक्ट के बाद आती है, तो दैट थिन बॉय इज राइटिंग एन ऐसे हो जाएगा, लेकिन फिर माई ब्रदर का जो है यूजलेस रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक चौथा हिस्सा भी है, कौन वाला या कहाँ वाला वह दुबला लड़का। तो कहाँ वाला वह दुबला लड़का, तो कहेंगे राइटिंग एन ऐसे, लिखने वाला, राइटिंग WRITING एन ऐसे। अब ये चौथा हिस्सा हो गया, निबंध लिखने वाला वह दुबला लड़का। अब इसके बाद क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, है। इसमें हम लगाते हैं क्या है, तो कहेंगे भाई है। किसका भाई है, मेरा, माई ब्रदर। अब इसमें जितने भी शब्द थे ये शब्द समूह इस वाक्य में आ गए, और इसका अर्थ क्या हो गया कि निबंध लिखने वाला वह दुबला लड़का मेरा भाई है। दैट थिन बॉय राइटिंग एन ऐसे इज माई ब्रदर। अब ये शब्द समूह क्या बन गया, वाक्य बन गया। क्यों, क्योंकि इससे पहले ये जो शब्द समूह था ये वाक्य में ग्रामर के नियम के अनुसार सही क्रम से नहीं लिखा गया था, इसलिए यह शब्द समूह वाक्य नहीं था। लेकिन जब इस शब्द समूह को व्याकरण के नियम के अनुसार लिखा गया है तो ये शब्द समूह एक वाक्य बन जाता है। अब इस वाक्य के कितने भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, यानी पार्ट्स कितने होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं टू। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। ये जो वाक्य के भाग हैं ये हिस्से होते हैं कि कितने हिस्से हैं उसके। तो इसके कितने हिस्से हैं, इसके हिस्से हैं दो। नंबर वन, a sentence has two parts. नंबर वन, सब्जेक्ट, इसको हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है। नंबर दो, प्रेडिकेट, इसे हिंदी में विधेय कहा जाता है। अब ध्यान दो, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, वाक्य के दो भाग होते हैं। जो पहला भाग है उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। इस सब्जेक्ट के कई मीनिंग होते हैं। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स प्रभावित, और सब्जेक्ट मीन्स विषय। लेकिन यहाँ पर इस सब्जेक्ट का अर्थ होता है उद्देश्य। और नंबर टू जो इसका पार्ट है वो होता है प्रेडिकेट, इसको हिंदी में कहते हैं विधेय। जैसे क्या होता है, जैसे कोई बॉडी होती है तो उसका मेन पार्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट यानी हेड वर्ड होता है, और हेड के नीचे से पूरा भाग क्या होता है, जो बॉडी होता है वो उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसी तरह से दो भाग हैं जैसे शरीर के दो हिस्से सिर और धड़ होता है। अब ये जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा होता है यह क्या होता है, इस सब्जेक्ट वाले हिस्से को जो काम करने वाला प्राणी है, जो डूअर है, डूअर के बारे में बताता है। तो वो डूअर कैसा है, कौन है, क्या कर रहा है, ये डूअर वाला हिस्सा कौन सा होता है, सब्जेक्ट वाला पार्ट। और ये डूअर जो होता है ये काम क्या कर रहा है, यह प्रेडिकेट वाले हिस्से में आता है। तो इसके बाद जो है नंबर वन, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, उद्देश्य के भाग। तो उद्देश्य के कितने भाग होते हैं, अ सब्जेक्ट हैज 4 पार्ट्स। नंबर वन, डिटर्मिनर, जिसको हिंदी में संकेतक अथवा सीमा निर्धारक कहते हैं। यह
क्या करता है, अपने बाद आए हुए संज्ञा के बारे में संकेत करता है अथवा उसकी सीमा को निश्चित करता है। नंबर 2, एडजेक्टिव। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। यह विशेषता बताने का कार्य करता है और किसके लिए, जो इसके बाद संज्ञा आती है, जो नाउन आती है, उसको ये विशेषता बताता है, मॉडिफाई करता है। नंबर 3, हेडवर्ड। यह मुख्य शब्द कहा जाता है। मुख्य शब्द। नंबर 4, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको हिंदी में विशेषणात्मक वाक्यांश कहा जाता है। इसमें एक से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन इसमें क्रिया नहीं होती है और वाक्य से अलग होकर इसका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त होकर के यह उस आई हुई संज्ञा के बारे में वेरिफिकेशन करता है, सत्यापित करता है, इसलिए इसको विशेषणात्मक वाक्यांश कहा जाता है। हाँ, आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट कितने होते हैं? अ सब्जेक्ट हैज 4 पार्ट्स। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट इसका क्या होता है? डिटर्मिनर, जिसको संकेतक या सीमा निर्धारक कहा जाता है। नंबर 2, एडजेक्टिव। यह विशेषण हिंदी में कहा जाता है और अपने बाद में आई हुई संज्ञा की विशेषता व्यक्त करता है। हेडवर्ड, मुख्य शब्द, जिसे हम कर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति है, यही वो चीज है जिसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं माना जाता। नंबर 4, एडजेक्टिवल फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश और एडजेक्टिवल जो विशेषता बताने वाला वाक्यांश होता है, जिसमें एक से अधिक शब्द होते हैं लेकिन उसमें क्रिया पाई नहीं जाती है और वह वाक्य से अलग होकर के उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त होकर के वह एक निश्चित अर्थ बताता है और अपने से पहले आई हुई संज्ञा को स्पष्टीकरण देता है। अब इसको जब हम पता करेंगे तो कैसे किसको पता करेंगे? अब ये ध्यान दो कि ये जो थर्ड है, हेडवर्ड, ये मुख्य शब्द या कर्ता अवश्य ही सब्जेक्ट पार्ट में होगा, भले ही सब्जेक्ट पार्ट में एक शब्द हो या अनेक हो। और एडजेक्टिव या डिटर्मिनर या एडजेक्टिवल फ्रेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब जरा ध्यान दो कैसे हम पता करेंगे। स्टूडेंट, दैट क्लास, माई, ऑफ, is intelligent, very tall। अब ये ध्यान दो, स्टूडेंट, दैट क्लास, माई, ऑफ, इज इंटेलिजेंट, वेरी एंड टॉल एंड देयर इज फुल स्टॉप। अब इसको जब हम वाक्य में बनाएंगे, इसके शब्दों को रीऑर्डर करेंगे, तो सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखेंगे कि वाक्य के अंत में चिन्ह कौन सा है। व्हाट इज द मार्क ऑफ द सेंटेंस इन द लास्ट, एंड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज फुल स्टॉप। इट मीन्स द सेंटेंस शुड बी इन असर्टिव फॉर्म और इन इंपेरेटिव फॉर्म। इसका मतलब है ये या तो विधि सूचक वाक्य होगा या आज्ञार्थक होगा। तो सबसे पहले हम क्या तलाश करेंगे? सबसे पहले तलाश करने के लिए हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है या नहीं। हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म की क्रिया है इज। इज एमआर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है एंड देयर इज नो आईएनजी फॉर्म इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड देयर इज नो थर्ड फॉर्म।
ना तो थर्ड फॉर्म की क्रिया है जो पैसिव हो जाता, और न ही आईएनजी फॉर्म है। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे, कौन। जब हम क्रिया में क्या लगाते हैं, क्रिया में कौन अथवा किसने अथवा किसके, ये क्वेश्चन वर्ड लगाया जाए, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो हु। यानी हु का अर्थ ही होता है कौन, किसने, किसके। इसे हम क्रिया में लगा दें, तो क्रिया में लगा दें तो कह देंगे कौन है। तो कौन है में आपको क्या मिलेगा, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट किस नंबर पर आना चाहिए, थर्ड नंबर पर आना चाहिए, अर्थात हेड वर्ड की जगह आएगा, जिसको मुख्य शब्द अथवा कर्ता कहा जाता है। अब इस स्टूडेंट से पहले हम लगाएंगे कैसा, कैसी, कैसे। मुख्य शब्द में लगाएंगे कैसा, कैसी, कैसे। यह आपको क्या पता कराएगा, यह आपको एडजेक्टिव पता कराएगा। तो एडजेक्टिव जब हम पता करेंगे, कैसा स्टूडेंट है, तो कैसा स्टूडेंट है टाल और इंटेलिजेंट, दो शब्द आ रहे हैं। अगर हम इंटेलिजेंट को कह दें, दैट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज वेरी टाल, तो वेरी टाल ये यहाँ पर सेट नहीं बैठता है। तो ये वाला हिस्सा जो टाल है वो लंबा लड़का, अर्थात लंबा लड़का क्या कर रहा है, उसको विशेषता बता रहा है और उसको निश्चित कर रहा है। तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा और एडजेक्टिव कहा जाएगा, अर्थात टाल स्टूडेंट। अब इसके बाद हमें क्या पता करना है, डिटर्मिनर। इस डिटर्मिनर को कैसे पता करेंगे, टाल और स्टूडेंट में यानी विशेषण और मुख्य शब्द में हम क्या लगा देंगे, विशेषण और मुख्य शब्द दोनों में मिला करके हम लगाएंगे कौन सा, मुख्य शब्द। इसमें क्या लगाएंगे, कौन सा अथवा कितना अथवा किसका। ये शब्द आपको क्या बताएंगे, ये शब्द आपको डिटर्मिनर यानी संकेतक या सीमा की ओर निर्धारित करने के शब्द की ओर ले जाएंगे। तो लंबा लड़का, तो लंबा लड़का कह दिया, कौन सा लंबा लड़का, तो उसने क्या बताया, दैट, दूर वाला। तो दैट ये क्या काम करेगा, आपका नंबर 1 आ जाएगा डिटर्मिनर की जगह। अब क्या बना, दैट टाल स्टूडेंट। ये 3 चीज हो गई, दैट क्या बन गया, डिटर्मिनर, टाल क्या बन गया, एडजेक्टिव, और हेडवर्ड आपका क्या बन गया, स्टूडेंट। अभी भी इसमें बचा हुआ है, तो अब क्या हम लगाएंगे, इन तीनों शब्दों में कौन सा, संकेतक, विशेषण और मुख्य शब्द में हम लगा देंगे कहां वाला, कहां वाला, यह लगा देंगे। तो कहां वाला वह लंबा विद्यार्थी, कहां वाला वह लंबा विद्यार्थी। तो आपको क्या मिलेगा, ऑफ माई क्लास। यहां पर 3 शब्द हैं। अब ऑफ माई क्लास ये 4थे नंबर पर आएगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, 4A हो जाएगा, 4B हो जाएगा और 4C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाक्यांश जो होता है, वाक्यांश को उल्टा करके लिखते हैं, पहले उसका प्रीपोजिशन लिखते हैं, फिर उसके बाद संज्ञा लिखते हैं। तो आपका क्या बनेगा, दैट टाल स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, इस तरह से, दैट टॉल स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब ये सब्जेक्ट वाला पार्ट पूरा हो गया। दैट क्या काम कर रहा है, डिटर्मिनर का। टाल क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। स्टूडेंट क्या काम कर रहा है, हेडवर्ड का, यानी ये मुख्य शब्द है, करता है। कहाँ का वो लंबा विद्यार्थी, तो कह दिया उसने मेरी कक्षा का। अब प्रेडिकेट वाला पार्ट जो आएगा वो सहायक क्रिया इज से आएगा।
मेरी कक्षा का वह लंबा विद्यार्थी है। क्या है? तो क्या है पर तो मिलेगा नहीं। कैसा है? तो कहेंगे वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। अब ये जो शब्द समूह है, ये शब्द समूह आपका वाक्य बन जाएगा, और ये जो दैट से माई क्लास तक है, ये वाला हिस्सा आपका कौन सा हिस्सा कहा जाएगा? सब्जेक्ट पार्ट कहा जाएगा। और सब्जेक्ट पार्ट में कितने हैं? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। सबसे पहले आपने किसको पता किया? मुख्य शब्द को। लिखा किसको सबसे पहले? डिटर्मिनर को। यानी जब हम किसी शब्द के समूह को ठीक क्रम से लिख करके वाक्य में बनाते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं मुख्य शब्द को, हेडवर्ड को, क्रिया में कौन, किसने, किसके लगा करके। लेकिन लिखते किसको पहले हैं? संकेतक को पहले लिखते हैं, जो कौन सा, कितना या किसका लगा करके पता किया जाता है। तो पहले क्या पता किया गया? कौन है। तो कौन है? विद्यार्थी, स्टूडेंट। नंबर 3 पर स्टूडेंट कैसा है? टॉल। कौन सा टॉल स्टूडेंट? दैट। कहाँ वाला? ऑफ माई क्लास। ये आपका चौथा, चारों हिस्से हो जाते हैं सब्जेक्ट पार्ट के। आफ्टर दैट है, इसके पश्चात आपको क्या जानना है? प्रेडिकेट पार्ट जानना है। तो प्रेडिकेट पार्ट शुरू करते हैं। अब अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं। अ सब्जेक्ट हैज 4 पार्ट्स एंड इसी क्रम में आप देखो पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट। तो विधेय के कितने भाग होते हैं? अ प्रेडिकेट हैज 7 पार्ट्स, यानी ये 7 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो अगर 1 भी होगा तो वो या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी। लेकिन बिना वर्ब के या बिना प्रेडिकेट के वाक्य पूरा नहीं होता है। कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें प्रेडिकेट पार्ट में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं दी होती, लेकिन वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अब जरा ध्यान दो, अब प्रेडिकेट है 7 पार्ट्स, इसका मतलब है विधेय के 7 हिस्से होते हैं। नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, ये सहायक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती ऑक्सिलियरी वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब 11 होती हैं, जिनको डू, डज, डिड और बी फार्म की इज, एम, आर, वाज, वर्ब और हैव फार्म की हैज, हैव, हैड। यानी डू फार्म, बी फार्म और हैव फार्म की मिलाकर के 11 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनको हम ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। और जो दूसरी वर्ब होती हैं उन्हें मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है, वो 13 होती हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, आर्ट टू एंड डेयर। ये 13 क्रियाएं सहायक क्रियाएं और 11 सहायक क्रियाएं मिलकर ये सहायक क्रियाएं कितनी होती? 24। तो ये वाला सबसे पहले हिस्सा लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नंबर 2 पे जो आता है वो अफर्मेटिव और निगेटिव एडवर्ब आता है, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक या निषेधात्मक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सदैव, सदैव के लिए ऑलवेज लगाते हैं, पहले से ही ऑलरेडी लगाते हैं, तो ये ऑलरेडी या ऑलवेज क्या हो जाता है? अफर्मेटिव एडवर्ब हो जाता है। अथवा निषेधात्मक सेंटेंस है तो नो या नॉट या नेवर का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो निषेधात्मक क्रिया विशेषण हो जाता है। और नंबर 3 पर जो आपका मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी वह क्रिया जो हमें टेंस के बारे में सूचना देती है, यानी जो क्रिया हमें टेंस बताती है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो टेंस के बारे में सूचना न दे तो वह नॉन फाइनाइट कहा जाता है, और नॉन फाइनाइट मेन वर्ब के स्थान पर प्रयोग नहीं की जाती है। फिर चौथा हिस्सा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। ये सदैव प्राणी के रूप में होता है। फिर इसको हम क्रिया में किसको लगाकर प्राप्त करते हैं। जब हम क्रिया में क्या लगा देते हैं? किसको लगा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है।
फिर नंबर 5 पर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। यह सदैव वस्तु होता है अथवा कार्य होता है, वस्तु अथवा कार्य। और इसे पता करने के लिए हम क्रिया में लगाते हैं क्या। क्रिया में जब हम क्या लगा देते हैं प्रश्न सूचक शब्द, तो हमें क्या मिल जाता है, प्रत्यक्ष कर्म मिल जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और इन दोनों का क्रम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो उससे पहले हम टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको हिंदी में पूरक कहा जाता है। कभी कभी कोई क्रिया जब बी फॉर्म की हो या हैव फॉर्म की हो तो उसके साथ फाइनाइट वर्ब किसमें नहीं होती है, जो टेंस बताती वो नहीं होती है, तब उसके साथ हमें पूरक लगाना पड़ता है। जो क्रिया के अर्थ को पूर्ण करता हो उसे हिंदी में पूरक कहते हैं। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। 7वां हिस्सा आपका क्या होता है, फ्रेज, जिसको हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। ये वाक्यांश जो होता है एक से अधिक शब्दों का होता है और यह वाक्य से अलग कोई मीनिंग नहीं रखता। वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात अपने से पहले आए हुए उस नाउन को वेरिफिकेशन देता है, स्पष्टीकरण देता है। इसको हम कहाँ, कब, कैसे लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। अब एज इसके रूप में समझो, कैसे हम किसको पता करते हैं। जैसे ये शब्द समूह है आपका, बाट, बुक्स, ब्रदर, ही, फॉर, हिज, वीक, लास्ट। अब ये शब्द समूह है, इसमें एक से अधिक शब्द हैं, लेकिन यह शब्द समूह वाक्य नहीं है, क्योंकि यह शब्द समूह व्याकरण के नियम के अनुसार क्रम से लिखा नहीं गया है। अब हम सबसे पहले इसको क्या वाक्य के अंत में देखेंगे, इसके वाक्य के अंत में चिन्ह कौन सा है। एंड देयर इज फुल स्टॉप इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, इट मीन्स द सेंटेंस शुड बी इन असर्टिव और इंपरेटिव फॉर्म। अब हम क्या तलाश करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सहायक क्रियाएं कौन सी है आपकी, 24 सहायक क्रियाएं होती हैं, ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो कोई भी सहायक क्रिया इसमें दी नहीं है 24 में से। इसका मतलब इसमें कौन सा टेंस होना चाहिए, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, बुक बाट खरीदा, बुक्स पुस्तकें, ब्रदर भाई, ही वह या उसने, फार के लिए, हिज अपना, वीक सप्ताह और लास्ट माने पिछला। तो इसमें काम क्या हो रहा है, खरीदने का। तो ये वाला जो शब्द है यह आपका शब्द कौन सा है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पता जब हो जाती सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, तो हम कौन, किसने, किसके लगाते हैं। कौन खरीदा, तो कौन खरीदा से आपको हम सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसने लगा करके पता होता है। तो किसने खरीदा, तो किसने खरीदा में दो शब्द मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा ब्रदर और एक मिलेगा ही। अगर हम ब्रदर को हेड वर्ड मान ले, मुख्य शब्द मान ले, कर्ता मान ले, तो ब्रदर, हिज ब्रदर बाट बुक्स लास्ट वीक, तो ही का प्रयोग नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ही सब्जेक्ट में ही आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है। तो इसका मतलब है ये ब्रदर यहाँ पर हेड वर्ड का काम नहीं करेगा, ये ही किस रूप में काम करेगा, हेड वर्ड के रूप में काम करेगा। और ही है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और ये सब्जेक्ट में अकेले ही आते हैं। इसका मतलब है ये 3 नंबर जो पता हमने किया हेड वर्ड के रूप में, इसको सबसे पहले
लिख देंगे। ना तो इसका एडजेक्टिव होगा, ना ही इसका डिटर्मिनर होगा, और ना ही इसका एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब प्रेडिकेट में कौन सा पार्ट आएगा? हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उस हिस्से को हम छोड़ देते हैं। दूसरा हिस्सा कौन सा है? अफर्मेटिव और निगेटिव एडवर्ब। इसमें ना तो ऑलवेज है, ना ऑलरेडी है, ना नो है, ना नॉट है, ना नेवर है, तो ये भी नहीं है। अब इसमें मेन वर्ब आपकी क्या है? बॉट। तो ही बॉट, ये दूसरा है। आ गया आपका प्रेडिकेट का फर्स्ट पार्ट, यानी तीसरे नंबर के रूप में ये आ गया। ही बॉट, उसने खरीदा। अब हम लगाएंगे किसको खरीदा। क्यों? क्योंकि चौथे नंबर पर आपका आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो प्राणी होता है। तो किसको खरीदा? तो प्राणी खरीदा नहीं जाता है, तो हम ये कहेंगे हिज ब्रदर खरीदा, तो वो तो बनेगा नहीं। इसका मतलब है कि इसमें, इस हिस्से में जो चौथा और पांचवा है पार्ट, ये दोनों अपना स्थान बदल देंगे। ये पहले क्या आएगा? प्रत्यक्ष कर्म आएगा, वस्तु या कार्य आएगा। तो क्या खरीदा कहेंगे? क्या खरीदा आएगा तो क्या कहेंगे? बुक्स। तो हम क्या कह देंगे? ही बॉट बुक्स, उसने पुस्तकें खरीदी। अब कहेंगे किसके लिए? अब जब जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, तो हम किसको केवल नहीं कहेंगे, किसके लिए खरीदी। तो अपने भाई के लिए, के लिए फॉर पहले आ जाएगा, फॉर हिज ब्रदर। अब अभी भी बचा हुआ है, तो कब खरीदी? पिछले सप्ताह, तो क्या हो जाएगा? लास्ट वीक। और अब सारे शब्द इसमें आ गए, इसमें फुल स्टॉप लग गया। ये ही क्या हो गया? हेड वर्ड के रूप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब ही पर्सनल प्रोनाउन है, इसका मतलब ना तो इसके साथ एडजेक्टिव होगा, ना डिटर्मिनर होगा, और ना ही एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। इसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आती है, वो भी 2400 में से हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, और अफर्मेटिव अथवा निगेटिव एडवर्ब भी नहीं है। तो मेन वर्ब आपकी क्या इसमें आ गई? बॉट आ गई। तो अर्थ क्या हो गया? उसने खरीदा। अब हम कहेंगे किसको खरीदा। तो किसको खरीदना का मतलब है कि प्राणी खरीदा या बेचा नहीं जाता है मोस्टली, इसलिए हम क्या कहेंगे? क्या खरीदा? तो किताबें खरीदी। ये बुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे पहले आ गया है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ गया है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब बाद में लिखेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू या फॉर जोड़ देंगे। किसके लिए खरीदा? अपने भाई के लिए। इसको इंग्लिश में उल्टा कर देंगे, फॉर पहले कह देंगे और अपना भाई बाद में। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह खरीदा। तो ये आपका कौन सा था? यह आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट है। और इस प्रेडिकेट वाले पार्ट को कैसे आपने सेट किया है, कैसे आपने ढूंढा है, ये आपको इन उदाहरण से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। अर्थात यदि आप इन क्रमों को याद रखेंगे, ये जो सीरियल हैं, ये क्रम हैं, ये क्रम याद रखेंगे, तो प्रेडिकेट पार्ट और सब्जेक्ट पार्ट आपको पूरी तरह से ठीक से तैयार हो जाएंगे, और आप किसी वाक्य में शब्द समूह को एडजस्ट करने के लिए वाक्य का निर्माण ठीक तरह से कर लेंगे।